सो वी शुड स्टार्ट नाउ। जैसा कि मैंने ग्रुप में भी बताया कि हम लोग जो है ना वो मैं नेफ्रोलॉजी से जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, आपके जो सिलेबस है, जो जे कैट का प्रिज्यूम सिलेबस है जो उन्होंने दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपके जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। क्योंकि ऐसा जे कैट का फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया है, तो उसके बाद से कोई फिक्स बुक्स अभी तक जो है वो लॉन्च नहीं हुई हैं जिसको आप लोग सिर्फ उसी को प्रिपेयर करें। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक्स पे जो ग्रिप है वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर टॉपिक्स पे ग्रिप अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आप लोग इजीली जो है वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो आप लोगों ने इसमें बुक्स के पीछे कोई भी अच्छी बुक जो है लाइक स्टेप 2 सी के जो है ना एज अ रेफरेंस बुक मैंने ली हुई है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं, इसमें टॉपिक बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। लेकिन जो है वो टॉपिक्स पे हर इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं साथ साथ ये भी बताते जाऊंगी कि कौन से जो सिनेरियोज हैं वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं, या किस टॉपिक में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मस्ट रिटेन होनी चाहिए। ठीक है, तो उस पे आप लोगों का स्पेशल फोकस होना चाहिए। और अगर आप लोग सिलेबस में देखेंगे तो उसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, हर टॉपिक में से क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उन पे आपने फोकस करना है। जैसा कल हमने डिस्कस किया था एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, एक्यूट किडनी फेलियर, और उसका अभी जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको इस लेक्चर के साथ ही जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, वो हो जाएगा। वो कल नहीं थे कुछ। ठीक है, तो इसलिए मैं एक ब्रीफ सी आपको समरी बता देती हूँ एक्यूट किडनी डिजीज की भी, कि एक्यूट किडनी डिजीज और बेसिकली रिवर्सिबल डैमेज टू द किडनी टिब्यूल्स जो कि लास्ट 3 मंथ्स में डेवलप होता है। ठीक है, तो अगर जो किडनी डैमेज है वो विद इन 3 मंथ्स डेवलप हुआ है तो हम उसको लेबल करते हैं एज एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, एंड इफ द डैमेज हैज बीन लॉन्गर देन द लास्ट 3 मंथ्स then it would be chronic kidney disease. Okay, so what is chronic kidney disease? It is basically defined as the presence of kidney damage or decreased renal function. And you must remember the value of the kidney of the glomerular filtration rate as well. ठीक है, because we mostly assess the level of kidney function according to its major function, which is the glomerular filtration rate. ठीक है, तो सीकेडी में क्या होता है कि उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इट शुड बी लेस देन 60 ml per minute in adults and less than 90 ml per minute in children. ऑलराइट, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बेसिकली ये एक पैरामीटर होता है, ये क्राइटेरिया होता है जो कि जिसकी वजह से हम असेस करते हैं दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ द किडनी इज वर्किंग राइट नाउ। ठीक है, और जैसे जैसे ये फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है दैट द किडनी इज गोइंग टुवर्ड्स फेलियर। ऑलराइट, सो जब ये 60 ml per minute से कम हो जाता है तो हम उसको फिर लेबल कर देते हैं द किडनी इज इन द फेज ऑफ क्रॉनिक फेलियर। ऑलराइट, और यही वैल्यू लेस देन 90 ml per minute है इन चिल्ड्रन। The other criteria is persistent proteinuria. As you know that the proteins are basically reabsorbed from the kidney tubules. ठीक है, तो जब वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उनकी अफेक्टेड होती है ना, ठीक है, तो वहाँ से प्रॉपरली जो है ना फिल्ट्रेशन वहाँ से प्रोसेस जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेसिव प्रोटीन जो है वो उन डैमेज्ड ग्लोमेरुलर कैपिलरी से लीक होके यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि वहाँ से कैपिलरीज जो हैं जिन्होंने ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो जिन्होंने तो होने की वजह से वहां से प्रोटीन जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में लीक हो रहे हैं, विच इज कॉल्ड द परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया। ठीक है, विच इज बेसिकली द फर्स्ट इंडिकेशन of the chronic kidney disease, and it is also a very important parameter to assess the function of kidney, because as soon as the proteinuria starts and it begins to increase तो हम उसको ये लेबल करते हैं कि ये सीकेडी जो है वो वर्स हो रहा है। ठीक है, persistent proteinuria or structural damage, okay, for 3 or more months, तो जो टाइम ड्यूरेशन है ना which must be remembered is 3 months। ठीक है, if the damage is occurring within 3 months then it would be labeled as AKI, and if the damage is after 3 months with some structural damage of kidneys or proteinuria which is persistently increasing, or there is decline in the glomerular filtration rate less than 60 ml per minute
for 3 or more months, then it will be labeled as CKD. ठीक है? So I hope it's clear now that you must remember the difference between AKI and CKD, and another term which is called AKI on CKD, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो आप जो सुनेंगे तो you must be clear now. तो AKI on CKD क्या होता है कि उसमें पेशेंट की किडनीज अगर ऑलरेडी डैमेज्ड है, ठीक है, पेशेंट इज इन अ स्टेट ऑफ CKD, लेकिन उसका जो क्रेटिनिन लेवल था, विच इज बेसिकली अनदर पैरामीटर टू असेस द किडनी फंक्शन, ठीक है, वो क्योंकि क्रेटिनिन जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, तो अगर वो उसका लेवल ब्लड में इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब है कि किडनीज आर नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग, ठीक है, वो क्रेटिनिन को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, जो कि बेसिकली सिर्फ एक मसल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्लड में क्रेटिनिन का लेवल या यूरिया का लेवल इंक्रीज होता जाता है, इसका मतलब है कि किडनीज आर नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग, ठीक है, ऑलराइट। सो AKI और CKD का मतलब ये होता है कि पेशेंट की किडनी was not functioning normally already, ठीक है, इट was in the phase of chronic failure, लेकिन अब कोई acute insult ऐसी हुई है जिसकी वजह से पेशेंट का क्रेटिनिन जो है वो विद इन द लास्ट 3 months वो suddenly increase किया, like suppose 3 months back it was maintained at the level of 2 to 3, ठीक है, his creatinine level was 2 to 3 for the last 4 to 5 years, लेकिन अब 2 months बैक क्या हुआ है कि पेशेंट को सडनली कोई इन्फेक्शन हुआ था या उसने कोई ड्रग ली थी, एनसेड लिए थे, उसके बाद से उसका क्रेटिनिन जंप किया है टू 6 और 7, ठीक है, तो देन वी विल लेबल दैट पेशेंट एज AKI on CKD। ओके, सो जो सबसे मेजर कॉज होता है ना CKD का, हमने कल AKI के सारे कॉजेज डिस्कस किए थे, CKD का सबसे मेजर कॉज जो है जो कि एडल्ट्स में होता है, वो दो मेजर कॉजेज हैं, एक तो है डायबिटीज mellitus एंड द अदर वन इज hypertension. Okay, if the diabetes is poorly controlled, or the diabetes is long term, like it's up to 10 to 15 years have gone by, and the patient is not properly compliant to the medication, और diabetes जो है वो बहुत उसका poor control है, and the patient is long term hypertensive but he is not taking the medication properly, ये दो बहुत मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि CKD कॉज करते हैं। ओके, ओके, तो इनके अलावा ये तो टॉप लिस्ट में है ना, मतलब हाइपरटेंशन और डायबिटीज या मेजर रिस्क फैक्टर्स, लेकिन कुछ और कॉजेज अब हम डिस्कस करेंगे जो कि CKD कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो एनाल्जेसिक यूज है। एनाल्जेसिक यूज में क्या होता है कि क्रोनिक एनसेड इनटेक, patient must be having chronic intake of NSAIDs for the last 6 months to 7 months due to any joint pain or fatigue or any sort of fever. The patient has been taking NSAIDs, right, or some Hakim medication as well. That also a very important risk factor, or some steroids as well. So they जो analgesic use है ना, ये किडनीज को स्लोली डैमेज करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड इवेंचुअली किडनीज गो इनटू द फेलियर, राइट, और क्रॉनिक यूज ऑफ एनी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले जब भी CKD डायग्नोज होता है, ठीक है, तो यू मस्ट इमिजिएटली विदड्रॉ ऑल द नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन, तो उसमें सारी एनाल्जेसिक्स भी आ जाते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स भी आ जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी होम्योपैथिक या हकीम मेडिकेशन, एवरीथिंग, राइट। सो ये आपने सारी नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन इमिजिएटली बंद करनी होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत मेजर फैक्टर है टू कॉज प्रोग्रेसिव किडनी डैमेज। The other one is renovascular disease, particularly in the patient with peripheral arterial disease. What it means? What is peripheral arterial disease? इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट की जो पेरिफेरल आर्टरीज हैं, क्या वो ऑर्गन्स की सप्लाई भी हो सकती है, वो आपकी लिम्स की सप्लाई भी हो सकती है, ठीक है, उसमें प्रोग्रेसिवली ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो पेरिफेरल आर्टरीज है ना, जो लिम्स में है, जो ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही हैं, जो मीडियम साइज्ड वेसल्स हैं, उनमें ग्रेजुअली ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है ड्यू टू एनी कॉज, इट कुड बी ड्यू टू एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल लेवल leading to the atherosclerosis. So it could be due to some emboli which have been broken down from some thrombus. So it could be any reason. ना, तो peripheral arterial disease में if the renal vessels are obstructed due to these emboli, then the blood supply will be hampered to the kidneys.
okay, which will eventually results in the will take the kidneys into a hypoxia state, and eventually क्या होगा कि जो उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है या जो किडनीज के फंक्शन है वो इम्पेयर्ड होते जाएंगे, ठीक है। तो उसे रीनोवैस्कुलर डिजीज, और अगर ये प्रोग्रेसिव डिजीज होगी, ठीक है, तो कि थ्रोम्बस जो है उसकी कोई मेडिकेशन नहीं ली गई या उसको ट्रीट नहीं टाइमली किया गया, तो उससे क्या हुआ कि ये ग्रेजुअली जो हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा था वो ग्रेजुअली जो है रीनल ट्यूबुलर सेल्स की नेक्रोसिस कर देगा, जिसकी वजह से फंक्शन वुड बी इम्पेयर्ड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वुड इवेंचुअली डिक्लाइन, लीडिंग टू द क्रॉनिक किडनी डिजीज। द थर्ड वन इज हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सिवियर और रिकरेंट AKI, जो बात मैंने अभी पहले आप लोगों को क्लियर की थी कि जब पेशेंट को AKI होता है तो उसमें प्रॉब्लम ही ये है कि पेशेंट जितनी दफा भी पेशेंट जो है उसको एक्यूट किडनी इंसल्ट होती है ना, उतनी दफा जो रिस्क होता है टू डेवलप CKD इंक्रीजेस, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट, तभी मैंने एग्जांपल दी थी दैट इफ यू टेक एन एप्पल एंड यू कीप ऑन स्टैबिंग इट, माइनर कट्स, सुपरफिशियल कट्स विद अ नाइफ, ठीक है, देन द एप्पल विल नॉट बी कट ऑन इनटू पीसेस, ठीक है, बट इवेंचुअली क्या होगा, दोट स्कार्स वुड रिमेन देयर, ठीक है। The same situation is with kidneys, that whenever an episode of AKI or acute kidney insult due to any reason happens, then some of the renal tubular cells will be damaged irreversibly, all right, and the more episodes keep on happening, the more risk will increase that the patient will go into the chronic kidney failure, ठीक है। So history of prolonged, severe or untreated AKI is also a very important risk factor for CKD. Okay, severe or recurrent urinary tract infections is also a cause, because you will keep on exposing the renal tubular cells to the pathogens in the urinary tract. Okay, and if you don't treat it, then these continuous exposure of toxic metabolites, they will keep on damaging the kidney tubules, and eventually kidney will go into failure. All right. Next one is urinary tract obstruction. अगेन ऑब्स्ट्रक्शन में भी वही कॉज है जो कि मोस्टली यूटीआई में, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन कैन ऑल्सो लेड टू यूटीआई एज वेल बिकॉज ऑफ द स्टेसिस ऑफ यूरिन. So, what happens in obstruction is that obstruction could be mostly due to bilateral renal stones, or it could be due to prostate enlargement, ठीक है, which is compressing the bladder. So, whenever obstruction happens, so again kidneys are being exposed to the renal tubular cells are continuously exposed to the toxic metabolites which are present in the urine. So the cells will gradually keep on damaging, and they will eventually lead to the chronic renal failure. And the next one is inherited kidney disease, like polycystic kidney disease. If the multiple cysts are present in the kidneys, okay, it's also a very important risk factor for CKD, ठीक है। तो अगर मल्टीपल सिस्ट प्रेजेंट हैं इन द यूनिलैटरल किडनी और इन द बायलैटरल किडनीज, तो इवेंचुअली क्या होता है कि वो सिस्ट जो है वो एक तो प्रेशर इफेक्ट भी होता है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वो रीनल पैरेन्काइमा को डैमेज करते हैं, द फंक्शन ऑफ नॉर्मल नेफ्रॉन, ठीक है। तो जितनी ज्यादा सिस्ट बनती जाएंगी किडनी में, उतना ही प्रोग्रेसिवली किडनी जो है उसका फंक्शन डिक्लाइन करता जाएगा. Okay, and the next one is glomerular disease, which is also very important. What happens in glomerular disease? We will discuss it in detail that what is glomerulonephritis. उसकी सारी types हम next lecture में जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कौन सी होती हैं, नेफ्रेटिक में कौन सी होती हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें भी इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट कि अगर आपने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की या ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की जो कॉज है इसको सेटल नहीं किया, उसको ट्रीट नहीं किया, ठीक है, तो वो भी इवेंचुअली जो है ना वो क्रोनिक किडनी डिजीज कॉज कर सकती है, ठीक है। एंड अदर वन इज कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज इन द किडनीज और यूरिनरी ट्रैक्ट। मोस्ट कॉमनली ये चिल्ड्रन में होता है कि उनको कंजेनिटली ही कोई डिफॉल्ट था उनके यूरिनरी ट्रैक में और ब्लैडर में, और दे कुड बी स्टेनोज्ड यूरेथ्रा, और दे कुड बी जो ट्रैक्स होते हैं वो कुछ कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज इस तरह की हैं जिसमें ट्रैक्स जो है ना उनकी फॉर्मेशन ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देयर मल्टीपल डिजीजेस रिगार्डिंग दैट, सो दैट ऑल्सो दैट कुड ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ चाइल्डहुड CKD, राइट।
ओके, ठीक है। तो ये सारे जो थे ये ये सीकेडी के रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, विच इवेंचुअली कॉज क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसमें हमने पहले डेफिनेशन डिस्कस की थी, जिसमें जीएफआर लेस देन 60 ml/min था। और कॉजेज में दो मेजर कॉजेज जो हैं वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे कॉजेज जो हैं जिनको आप प्रोब करते हो वो एनाल्जेसिक यूज है, कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास सीकेडी के साथ आता है, आपको आपको सीकेडी की सस्पिशन है, या आप उसको की उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन आपको मिल गई है, तो आपने सबसे पहले कॉज ढूंढना होता है, दैट व्हाट इज द कॉज बिहाइंड क्रॉनिक किडनी फेलियर। ठीक है, तो सबसे पहले आप हाइपरटेंशन या डायबिटीज को प्रोब करोगे। उसके बाद आप दूसरे पॉइंट्स देखोगे कि पेशेंट कुछ इस तरह की नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स तो नहीं ले रहा, ठीक है। पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज which is eventually causing the renovascular disease, all right? Or the patient is the patient is either having some recurrent UTI, or there is some obstruction in the urinary tract, or the patient has been exposed to the multiple episodes of AKI in the past, or the patient has multiple cysts on the ultrasound of kidneys, ठीक है। तो और द पेशेंट हैज सम ग्लोमेरुलर डिजीज एज वेल, कि अगर आपको उस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं, एडीमा, प्रोटीन यूरिया, ठीक है, रिगार्डिंग द नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम, ठीक है, तो आप उसको असेस करोगे। द पेशेंट हैज ग्लोमेरुलर डिजीज बेसिकली विच इज कॉजिंग सीकेडी, ठीक है, और द पेशेंट हैज सम कंजेनिटल abnormalities if it is child। तो ये सारी डिजीज आप प्रोव करते हो, ताकि इवेंचुअली जो कॉज है, जब तक आप उसको सेटल नहीं करोगे, उसको इम्प्रूव नहीं करोगे, तो पेशेंट जो है ना, किडनीज विल कीप ऑन गेटिंग वर्स। And in CKD, the damage is irreversible. All right. It's also a very important difference between AKI and CKD, that in AKI, the damage is reversible. That if you remove the cause and if you treat the patient, then eventually it will return to the baseline. But in CKD, the damage is irreversible. All right. That the damage will keep on happening if you don't withdraw the offending agent, and if even if you treat the patient, the damage would be done, all right? The only benefit we will gain from this is that further damage will not occur, all right? So there are basically five stages of kidney according to the glomerular filtration rate, ठीक है। तो glomerular filtration rate इसलिए भी असेस करना जरूरी है, क्योंकि ताकि हम ये आइडिया ले सकें कि किडनी किस जो है वो किस स्टेज पे है, फेलियर की किस स्टेज पे है, ताकि हमें पता हो कि फर्दर डायलिसिस जो है, डायलिसिस की इंडिकेशन बन रही है या नहीं, या हम उसको किस लेवल तक ट्रीट कर सकते हैं। ओके, एंड तो जब ग्रेजुअली क्या होता है, जितना लेस देन 60 ml पे हम सीकेडी तो उसको लेवल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जीएफआर प्रोग्रेसिव डिक्लाइन कर रहा है, तो हम उसको सीकेडी स्टेज 5, अच्छा, एंड स्टेज रीनल डिजीज, हमेशा हम उसको तब लेबल करते हैं व्हेन द जीएफआर इज लेस देन 15 ml/min, all right, and which is called the end stage renal disease. And the end stage renal disease, or most of the times it requires dialysis because the kidney function has declined so much. The glomerular filtration rate has been left to only 15 ml/min. Okay, so you assess the stages of the kidney according to the glomerular filtration rate. Because that if it is less than 15 ml/min, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को जो है ना वो डायलिसिस की जरूरत अब पड़ सकती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको काउंसिल भी करना शुरू कर देते हो, उसको प्रिपेयर भी करना शुरू कर देते हो फॉर डायलिसिस, जिसके लिए फिस्टूला फॉर्मेशन आ जाती है या दूसरे स्टेप्स आ जाते हैं, तो आपको पता होता है कि अब एंड स्टेज जो है ना वो किडनी डिजीज डेवलप हो चुकी है और उसमें डायलिसिस के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो ग्रेड 1 होता है, उसमें आपको जो है ना वो 70 और अबव हायर मिलेगा जीएफआर, ठीक है। इन स्टेज 2 you will get the you will get the 60% GFR, 60 to 89% GFR होते हैं in the stage 2, and in stage 3 the GFR would decline to 30 to 59%, and in stage 4 it will be 15 to 29%, and when it becomes less than 15% it would be stage 5, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की वैल्यूज जो है मैं एक ग्रुप में भी ये टेबल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जिससे आप लोगों को जरा इजीली जो है ना वो याद हो जाएगा, क्योंकि ये अक्सर जो है वो आपकी कैलकुलेशन भी आ सकती है जीएफआर की, और दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द
परसेंटेज ऑफ द जीएफआर के किडनी की जो है वो कौन सी स्टेज चल रही है, ठीक है, फेलियर की कौन सी स्टेज में है पेशेंट, तो वो भी पूछा जा सकता है। ओके, anything you want to ask till now, you can ask me so that we could proceed further. Any question or any query अभी तक उसकी डेफिनेशन में या उसके कॉजेज में कुछ समझ ना आया तो? Should we proceed further now? आप लोग चैट में मुझे साथ साथ बता सकते हैं ताकि मुझे जो है वो आइडिया हो जाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम हाउ कैन वी असेस द पेशेंट विद द सीकेडी अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। ठीक है, सो हिस्ट्री में कैसे हम असेस कर सकते हैं दैट द पेशेंट हैज गॉन इनटू द फेज ऑफ सीकेडी। तो सीकेडी का पेशेंट जो होता है ना वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है जब तक ये जीएफआर डिक्लाइन ना कर जाए टू लेस देन 30 ml पर मिनट। ठीक है, कि लेस देन 15 ml पर मिनट पे तो पेशेंट वाज गोन इनटू द स्टेज 5 सीकेडी। लेकिन सिम्टम्स कब अपेयर होना शुरू होते हैं? मोस्टली जब जीएफआर 30 से कम हो जाता है। उसका मतलब ये है कि जब पेशेंट ग्रेड 3 किडनी डिजीज में या ग्रेड 4 में चला जाता है ना, ठीक है, तब पेशेंट को सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव डिजीज। ठीक है, तो पेशेंट का जो किडनी फंक्शन है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करता है। तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं? बेसिकली हम जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम असेस करते हैं कि पेशेंट को जो है वो क्रोनिक किडनी फेलियर जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो हम वन बाय वन जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करेंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं। सो द फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मेलिटीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दैट इज हाइपरकिलीमिया। So what is hyperkalemia? Basically, it is increase in the level of potassium in the body. ठीक है, the two major electrolytes which are responsible for most of your body functions are sodium and potassium. Alright, so whenever the level of potassium rises in the body, it is called hyperkalemia. ठीक है, तो हाइपरकिलीमिया बॉडी में बेसिकली कैसे डेवलप हो जाता है इन द स्टेज ऑफ सीकेडी? होता यह है कि रीनल टिब्यूल्स जो होती है ना उसमें सोडियम पोटाशियम पंप होता है। ठीक है, जिसका फंक्शन यही होता है कि उसने सोडियम को रीअब्सॉर्ब करना है, पोटाशियम को सिक्रीट करना होता है इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इवेंचुअली लीड्स टू द एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम वाया द यूरिन। ठीक है, लेकिन जब भी क्या होता है कि ये किडनी फंक्शंस जो हैं ये इम्पेयर्ड हो जाए और इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है रेनिन। रेनिन इज ऑल्सो एन सॉर्ट ऑफ हार्मोन, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस pathophysiology going on in the kidney tubules regarding all of your electrolytes. Okay, it is responsible for maintaining your blood pressure via the renin angiotensin aldosterone system. We can discuss it at the end of nephrology if you guys want to have a clear concept of it. So renin angiotensin basically करता है क्योंकि renin जो है वो एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। और एल्डोस्टेरोन जो है इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन योर ब्लड सोडियम एंड डिक्रीज इन योर पोटाशियम लेवल। ठीक है, द सेम मैकेनिज्म कि वो सोडियम पोटाशियम पंप को एक्टिवेट कर देता है विच लीड्स टू द सोडियम रीअब्सॉर्प्शन back to the blood from the renal tubules, mostly from the distal convoluted tubules, and the excretion of potassium by the kidneys, क्योंकि वहां पे पोटाशियम की सिक्रीशन करता है into the renal tubules which eventually leads to the excretion of potassium via the urine। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ग्रेजुअली रीनल टिब्यूलर सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो एल्डोस्टेरोन जो है ना वो रिलीज नहीं हो पाता। ठीक है, जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता उस पंप के ऊपर। और इससे क्या होगा कि पोटाशियम की जो सिक्रीशन होनी थी इनटू द यूरिन वो कम हो जाती है। ठीक है, विच इवेंचुअली लीड्स टू द इंक्रीज इन पोटाशियम इनटू द बॉडी। क्योंकि पोटाशियम का जो नॉर्मल मैकेनिज्म था जो उसने एल्डोस्टेरोन के थ्रू उसने सोडियम पोटाशियम पंप को एक्टिवेट करवाना था और उसने बॉडी से एक्सक्रीट होना था, वो अब नहीं हो रहा। तो वो पोटाशियम बॉडी में बिल्डअप होना शुरू हो जाता है विच इज कॉल्ड हाइपरकिलीमिया। एंड एक्सेसिव हाइपरकिलीमिया लाइक नॉर्मल वैल्यू जो है, आई होप यू गाइस नो इट वेल, दैट पोटाशियम का नॉर्मल लेवल जो होता है वो होता है 3.5 to
4.5 or 5.5. All right. So if it increases above 6, again, that is mostly called hyperkalemia and CKD. And if it progressively increases and not responding to the medication, it is a very important criteria for dialysis. ठीक है? तो hyperkalemia अगर persistent hyperkalemia होता है which is not responding to medication, ठीक है, which is not responding to calcium gluconate or the depotage regime in which there is glucose or insulin. If the patient is not responding to that as well, then we have to go for dialysis because it can lead to serious cardiac arrhythmias. ठीक है? Hyperkalemia could be life threatening for the patient. ठीक है? It could lead to serious cardiac arrhythmias. It could be led to sudden cardiac arrest as well. So there are multiple जो है ना life threatening complications which can result from the hyperkalemia. Okay, so the next one is that now we can assess that the patient is in CKD if there is decreased urine output and there is hyperkalemia, so that hyperkalemia would be suspicious. Okay, so the other one is metabolic acidosis. Again, metabolic acidosis कैसे develop होता है? किडनी का एक बहुत important function है कि जो भी पीएच है, जो किडनी के मेटाबॉलिक जो बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो मोस्टली किडनीज मेंटेन करती हैं. ठीक है? विच इज द सिक्रीशन ऑफ जो कि बेसिकली क्या होता है कि आपने एसिड और बेसिस में बैलेंस जो मेंटेन करना होता है ना, तो वो किडनीज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. ठीक है? कि वो हाइड्रोजन आयंस और जो बाइकार्ब आयंस हैं उनका एक लेवल मेंटेन करके रखती हैं इन द बॉडी. सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब डेवलप होता है कि जब किडनी ट्यूब्यूलर सेल्स जो हैं वो प्रोग्रेसिवली डैमेज होना शुरू हो गए हैं. ठीक है? तो वो जो बाइकार्ब जो इवेंचुअली रीएब्सॉर्ब होना था फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, तो अगर वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वहां से डैमेज होना शुरू हो गई हैं तो क्या होगा कि वो बाइकार्ब दैट इज नॉट बीइंग एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बैग. Okay, it is being excreted by the urine. All right. So that will eventually lead to the decline in the base level. ठीक है? क्योंकि बाइकार्ब एक्सेस में जब यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा बैक टू द ब्लड, तो उससे क्या होगा कि जब बेस एक्सक्रीट हो रही है और हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन हो रही होती है इनटू द बॉडी इनटू द ट्यूबुलर सेल्स व्हिच आर बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड, तो हाइड्रोजन आयंस की जब एक्सेस हो जाती है और बाइकार्ब जो है जब वो रीअब्सॉर्ब नहीं होते और वो किडनी से एक्सक्रीट होते जाते हैं. ठीक है? तो इवेंचुअली मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाता है. ठीक है? एंड इफ दैट मेटाबॉलिक एसिडोसिस is getting worse, like if the pH is below 7 or it is some 6.5 or something, तो ये भी एक बहुत important indication है for dialysis. Okay? Okay, so the next one is सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म. ठीक है? बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड करने वाला, क्योंकि ये कोड क्या होता है कि ये बेसिकली ये अब जो नेक्स्ट हम बताने लगे ना ये रिलेटेड है टू द मैकेनिज्म ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फेट. राइट? ये चीज और पैराथायरॉइड हार्मोन होते हैं, ये इन चारों के इर्द गिर्द घूमता हुआ कॉन्सेप्ट है. ठीक है? तो आपको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या है पीछे. होता क्या है कि एज यू नो दैट vitamin D must be in its active form to perform all the functions. And what is its active form? It is 125 dihydroxycholecalciferol. And the last step of activation of vitamin D always happen in the kidneys. So when the kidney tubules are damaged, when the kidney structure is impaired, so vitamin D will not develop its active form, which is 125 dihydroxycholecalciferol. Na? So vitamin D function would decline. And what is the function of vitamin D? It increases the serum level of calcium and phosphate. ठीक है? तो क्योंकि दोनों का लेवल इंक्रीज करता है, if you must remember the musculoskeletal system, I hope it's in that chapter. इनके हम इसका डिटेल में डिस्कस भी करेंगे वन बाय वन के विटामिन डी का क्या फंक्शन है लेटर ऑन इन दोज चैप्टर्स. But for now, you must remember that the vitamin D increases the level of both calcium and phosphate. तो जब विटामिन डी की एक्टिविटी इम्पेयर्ड हो जाती है, विटामिन डी एक्टिव स्टेट में नहीं जाता, तो उसमें क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाएगा और फॉस्फेट का लेवल भी कम हो जाएगा. ठीक है? अब कैल्शियम का लेवल जब कम हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में दैट्स अ मेजर ट्रिगर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, बिकॉज पैराथायरॉयड हार्मोन का क्राइटेरिया क्या है टू गेट रिलीज इनटू द बॉडी?
फ्रॉम द पैराथायरॉइड ग्लैंड, वो ये होता है कि जब भी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया की स्टेट डेवलप होती है, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया होता है बॉडी में, तो उसके रिएक्शन में पैराथायरॉइड हार्मोन का रिलीज होगा फ्रॉम द पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। और वो इवेंचुअली क्या करता है कि वो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करना शुरू कर देता है बॉडी में, ठीक है। तो विटामिन डी अपनी एक्टिव स्टेट में नहीं गया, उसके रिस्पॉन्स में कैल्शियम कम हो गया बॉडी में, और उस कम कैल्शियम के रिस्पॉन्स में पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये कॉज होता है टू डिवेलप सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। और इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इटसेल्फ पैराथायरॉयड ग्लैंड का कोई इशू नहीं था जिसकी वजह से वो रिलीज हुआ, ये एज अ रिस्पॉन्स इंक्रीज हुआ ड्यू टू किडनी डिजीज। तो और किसी भी सेकेंडरी डिजीज की वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन बॉडी में इंक्रीज हो जाता है या रिलीज हो जाता है बॉडी में, तो उसको सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो कैल्शियम जो है वो तो कम हो ही रहा है, फॉस्फेट भी बॉडी में जो है ना इंक्रीज होना शुरू हो जाता है इन द पेशेंट विद सीकेडी। अब फॉस्फेट कैसे जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फॉस्फेट का इशू ये होता है कि फॉस्फेट की एक्सक्रीशन होती है बाय द किडनीज, ठीक है। फॉस्फेट की एक्सक्रीशन होती है बाय द यूरिन, ठीक है। तो जब पेशेंट जो है वो सीकेडी की स्टेट में होता है, उसकी किडनीज प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, उसका जो यूरिन फॉर्मेशन थी वो प्रॉपरली नहीं हो रही, पेशेंट इज इन ओलिगोयूरिक स्टेट, क्या होगा कि फॉस्फेट की जो एक्सक्रीशन है बाय द किडनीज वो नहीं होगी, ठीक है। और जब फॉस्फेट की एक्सक्रीशन नहीं होगी तो इवेंचुअली फॉस्फेट विल कीप ऑन बिल्डिंग इन द किडनीज, सो देयर वुड बी इंक्रीज फॉस्फेट लेवल एज वेल। और उसके लिए आपको अक्सर फॉस्फेट बाइंडर्स देने पड़ते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज हाइपोकैल्सीमिया अगेन, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि विटामिन डी का लेवल कम हो गया जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। And the next one is renal osteodystrophy. It is a very, very, very important term, renal osteodystrophy. What is mean that because of some renal disease, the bones are getting weaker. And bones कैसे weak हो रही हैं? या जब बॉडी में हमने जैसे मैकेनिज्म पढ़ा है कि सीकेडी के रिस्पॉन्स में विटामिन डी का लेवल कम हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब बॉडी ने तो अपना लेवल मेंटेन करना है, बॉडी हैज टू मेंटेन इट्स एल्गोरिथम ना, ठीक है। तो बॉडी विल नॉट डिसाइड दैट वी नीड कैल्शियम टू फंक्शन, okay, so it will start extracting calcium and phosphate from the bones, which will lead to the brittle and weak bones in the patient of CKD, and they are very prone to develop fractures as well, because the body has been consuming the calcium and phosphate continuously from the bones, which leads to the development of weak and brittle bones, which are very prone to fractures. All right, so this is a very this is like a vicious cycle which develops. Then the more hypocalcemia develops, the more your bones will start getting weaker. Okay, so this is all related to parathyroid hormone. Okay, so the next is anemia of CKD. It's also a very common complication which we encounter in the patients of CKD. The anemia which develops in chronic kidney disease is normocytic and normochromic type, ठीक है, which is called the anemia of chronic disease, ठीक है। And what happens in the anemia of chronic disease in CKD is that the, as you know, that erythropoietin, which is like a hormone, which is released from the renal tubules, is responsible for the maturation of RBCs, ठीक है, or the formation of RBCs. So if that erythropoietin is not getting secreted because of damaged renal tubules, so erythropoietin level would decrease. So RBCs would not be properly formed, or they will be decreased maturation and formation of RBCs, which will eventually leads to the anemia. Okay, and what type of anemia? It could be one of the scenario which is very commonly asked in exam is what is the type of anemia that happens in the CKD patient, and what is cause? Cause could also be asked in the exam. So the type of anemia is normocytic normochromic, okay, in which MCV level would be normal. Okay, and the cause of anemia is decreased erythropoietin level. All right. So the next and the last complication of CKD is uremia. Okay, what is uremia? It is basically the retention of all the toxic metabolites in the blood, which are normally excreted by the urine. So that is called uremia, which is very commonly seen in advanced CKD. ठीक है, कि in CKD grade 4 to 5
तो स्टेज 4 और 5 में जो है वो मोस्टली हमें यूरेमिया के सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाते हैं। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ यूरेमिया? तो पेशेंट could present with nausea or vomiting, or he could present with decreased appetite leading to anorexia, or he could be having uremic pericarditis, ठीक है, inflammation of the pericardial layer of the heart. Patient could have uremic frost. What is uremic frost? Can anyone answer that? What is uremic frost? Uremic frost is basically, क्या होता है कि सीकेडी में ये होता है कि यूरेमिक फ्रोस्ट का बोलते हैं कि यूरिया जब एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी में रिटेन होना शुरू हो जाता है ना, ठीक है, तो वो यूरिया येलो या वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में ना आपकी स्किन पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इट विल कीप ऑन गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन योर स्किन इन द फॉर्म ऑफ येलो और वाइट crystals, okay, which are seen as the whitish spots on the skin. So whenever you examine the patient and you see such type of spots, it is also a very important indication that the patient has developed uremia or the patient has gone into the stage 4 or 5 CKD. Okay. And this toxic metabolites which are being retained in the body can lead to the state of delirium as well, or the state of comatose condition, encephalopathy. Okay, impaired platelet aggregation is also a symptom of uremia because excessive urea or nitrogen they interfere with the platelet aggregation process. ठीक है, तो ये उसको भी impaired कर देते हैं. Patient could have seizures or eventually he could go into the comatose state as well. So uremia could be that dangerous that a patient can eventually develop coma. ठीक है, तो ये उसके पैटर्न्स है यूरेमिया के कि वो इन सब फॉर्म्स में बॉडी में डेवलप हो सकता है, ठीक है। Milder forms are decreased appetite, anorexia, nausea, and vomiting. Superficially, you can see uremic frost, uremic pericarditis, and eventually, or impaired platelet aggregation. And eventually, जैसे जैसे progress करता जाता है यूरिया का level into the body, the patient will develop delirium, a state of confused state or altered state of consciousness, seizures, or eventually coma. So this was all, these are all the major complications of CKD, ठीक है, जो mostly develop होती हैं when the GFR is less than 30 ml per minute, which happens in stage 4 or 5, okay. So again I will briefly review it कि कौन कौन सी complications develop होती हैं, ठीक है। उसमें hyperkalemia आ जाता है सबसे पहले, which is a very important electrolyte abnormality, और इसका हमने डिस्कस किया था कि उसमें एल्डोस्टेरोन का लेवल रेज हो जाता है, सॉरी एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी इम्पेयर्ड हो जाती है, जो कि इवेंचुअली सोडियम पोटाशियम पंप को इम्पेयर कर देती है, और उसकी वजह से पोटाशियम की जो सिक्रीशन होनी थी इनटू द टिब्यूल्स वो नहीं होती, ठीक है, और पोटाशियम जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, which is a very important indication for urgent dialysis. Next one was metabolic acidosis, that a bicarb, which was due to the bicarb excretion by the kidneys, क्योंकि बाइकार्ब्स जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब होते थे बैक इनटू द ब्लड वो नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ द डैमेज्ड किडनी ट्यूब्यूल्स, ओके। तो क्या होगा कि वो बाइकार्ब जो है वो बाय यूरिन एक्सक्रीट होते जाएंगे, विच विल लेड टू द रिटेंशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द बॉडी एंड इवेंचुअली मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। द नेक्स्ट वन वाज सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, जिसका हमने डिस्कस किया था कि विटामिन डी लेवल, विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए किडनीज की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, और किडनी फंक्शन जो है ऑलरेडी इम्पेयर्ड है, तो विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं होगी, और जब विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, जिसके रिस्पॉन्स में सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, विच विल लीड्स टू द इंक्रीज इन द कैल्शियम और मेंटेन द कैल्शियम लेवल, but due to that, due to in response to the hypocalcemia, the body will start extracting calcium from the bones, calcium and phosphate both. So the bones will keep on getting brittle and weaker. And regarding the phosphate level, the phosphate is getting excreted from the kidneys. So whenever the kidney is not functioning properly, the phosphate will keep on getting accumulated in the in the body, which will leads to hyperphosphatemia. और उसके लिए हमें phosphate binders देने पड़ते हैं to excrete the phosphate from the body.
द नेक्स्ट वन वाज एनीमिया ऑफ सीकेट। इसमें मैंने पढ़ा था कि एनीमिया होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन लेवल और डिक्रीज आयरन लेवल, एंड द एनीमिया टाइप इज normocytic normochromic anemia. And the last one was uremia, which could present with a range of symptoms or complications, in which the most important word was seizures, coma, uremic pericarditis, delirium, uremic frost का भी हमने डिस्कस किया है, anorexia, nausea and vomiting। ठीक है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस थी जिसकी बेस पे आप सीकेडी को डायग्नोज भी कर सकते हो। ठीक है, आप उसको डिटेक्ट भी कर सकते हो और उसको ट्रीट भी इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के अकॉर्डिंग करना है। इनकी सेवेरिटी सीकेडी की क्या है वो आप इसके अकॉर्डिंग असेस कर सकते हो। ठीक है, ओके, ओके। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि हाइपर टेंशन जो है, नेक्स्ट में आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरीज जो कि आ सकती हैं आपको, मैं आपको आपसे डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था कि दो मेजर रिस्क फैक्टर्स जो हैं सीकेडी के वो है हाइपरटेंशन एंड द अदर वन इज डायबिटीज। ठीक है, सो हाइपरटेंशन जो है वो सीकेडी कैसे कॉज करती है? सीकेडी एंड हाइपरटेंशन आर बेसिकली विशियस साइकिल। ठीक है, क्योंकि ये विशियस साइकिल क्रिएट कर देते हैं। होता है कि जब हाइपरटेंशन बॉडी में डेवलप होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि एफरेंट आर्टीरियोल्स आर सप्लाइंग towards the kidney, ठीक है, they're supplying blood towards the renal tubules, and the efferent arteriole is coming back, is taking blood away from the renal tubules। के जो भी reabsorption होती है वो बैक into the blood का किसके थ्रू जाती है? efferent arterioles के थ्रू। ठीक है, तो जो एफरेंट आर्टीरियोल्स होते हैं जो एंटर हो रहे होते हैं टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन कॉजेज vasoconstriction ऑफ afferent arterioles which will leads to the decreased renal perfusion of the kidneys। Okay, and whenever this perfusion is decreased, so kidney function would be impaired, and the first most important function of kidney is glomerular filtration। Okay, filtration of all the necessary elements back into the blood and the secretion into the kidney tubules। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स जिनकी सिक्रेशन होती है इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स, उसका मकसद ये होता है टू गेट द एक्सक्रीटेड बाय द यूरिन। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। ठीक है, अर्ली स्टेजेस ऑफ सीकेडी में क्या होता है कि जब किडनी फेलियर स्टार्ट होना डेवलप होना स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो उसमें सबसे पहले हाइपर फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, ये जो फिल्ट्रेशन रेट है ना किडनीज का वो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हाई हुआ होता है, बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन होती है, तो इवेंचुअली सेल्स कीप ऑन गेटिंग डैमेज, क्योंकि उनमें प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ड हो जाता है हाइपरटेंशन की वजह से कि इवेंचुअली जब ब्लड बहुत फास्टली उसमें से फ्लो करता है ना, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज वेरी फास्ट, तो वो काम कर करके जिस तरह थक जाते हैं हम लोग भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, द सेम गोज फॉर द रीनल ट्यूबुलर सेल्स, कि वो इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेरी हाई प्रेशर दैट दे इवेंचुअली गिव अप। ठीक है, वो इवेंचुअली गिव अप कर देते हैं कि फर्दर जो है ना वो हमसे काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो जीएफआर जो बहुत एक्सेसिवली रेज हो रहा था इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर, वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। ठीक है, और वो जब डिक्लाइन होता जाएगा तो जीएफआर कम होने की वजह से किडनी डिजीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब जो है वो रीनल ट्यूबुलर सेल्स डैमेज होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द वेरी बिकॉज एक्सपोजर टू वेरी हाई प्रेशर्स इन द किडनीज। ओके, सो हाइपरटेंशन क्या करेगी कि वो एफरेंट आर्टीरियोल्स की वेसोकंस्ट्रिक्शन कर देगी, जिसके रिजल्ट में इवेंचुअली अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन होगी विच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर मैनी इयर्स, तो कंटिन्यूस एक्सपोजर टू द वेरी हाई प्रेशर्स ऑफ ब्लड विल लीड्स टू द डिक्रीज जीएफआर इवेंचुअली। ठीक है, and whenever the GFR becomes decreased below a certain level, like below 30 mostly, तो उसके रिस्पॉन्स में रेनिन रिलीज होता है। ठीक है, फ्रॉम द रीनल ट्यूबुलर सेल्स। रेनिन इज बेसिकली अ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, जिसका मैंने पहले भी बताया था कि जो रास सिस्टम है या जो रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, ये बेसिकली आपकी ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करता है बाय द किडनीज। ठीक है, और जब ये रेनिन रिलीज होता है ना, so it will lead to the फॉर्मेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है,
और फॉर्मेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या होगा कि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि एल्डोस्टेरोन का फंक्शन ये होता है कि उसने सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करनी है और उसने पोटाशियम की एक्सक्रीशन करनी होती है। तो सोडियम की कंटिन्यूस रीअब्जॉर्प्शन से क्या होगा कि हाइपरटेंशन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, एज वी नो दैट सोडियम लीड्स टू द इंक्रीज pressures in the body, increase vasoconstriction of the vessels, which will leads to the डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, तो जितना सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा फ्रॉम द एल्डोस्टेरोन लेवल, उतना ही फर्दर क्या होगा, हाइपरटेंशन और डेवलप होना शुरू हो जाएगी। सो इट इज बेसिकली अ विशियस साइकिल। ठीक है, इसको मैं ब्रीफली रिपीट कर देती हूँ कि हाइपरटेंशन जो है वो सीकेडी कैसे कॉज करती है, और रेसिप्रोकली द सीकेडी हाइपरटेंशन कैसे कॉज करता है। क्योंकि मोस्टली सीकेडी के पेशेंट्स में जो है वो हाइपरटेंशन उनमें होती है, उनके प्रेशर्स मोस्टली आपको हाई ही मिलेंगे, हायर साइड पे ही मिलते हैं। तो उसकी कॉज ये है बेसिकली। ठीक है, इसका मैं अगर मैं आपसे कोई टेबल भी शेयर कर दूंगी, और आई कुड शेयर सम डायग्राम एज वेल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इस बुक में मुझे नहीं मिली। क्योंकि मैं आपको टेबल जो है ना मैं आपसे शेयर कर दूंगी कि इनका और सम फ्लो चार्ट, ताकि आप जो है ना उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको। होता भी है कि जब हाइपरटेंशन बॉडी में डेवलप होगी, ठीक है, तो इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ सीकेडी आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, हाइपर फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली रीनल ट्यूबुलर सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस एक्सपोजर टू हाई प्रेशर्स। सो हाइपरटेंशन जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इवेंचुअली डिक्रीज कर देती है, क्योंकि ब्लड फ्लो कम जा रहा है ना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गई है वेसल्स की, उससे ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को इम्पेयर्ड हो गया, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्लाइन कर जाएगा इन द लेटर स्टेजेस ऑफ सीकेडी। और जैसे ही जीएफआर काम होता है, उसके रिस्पॉन्स में रेनिन रिलीज होता है। रेनिन विल इवेंचुअली लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, और एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन से क्या होगा कि उतना ही सोडियम बॉडी में रिटेन होता रहेगा, और उसके रिटेन होने की वजह से अल्टीमेटली हाइपरटेंशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो इट इज बेसिकली अ विशियस साइकिल। ठीक है, ओके। Hmm. And in the CKD patients, you will also you can also see that the patient has peripheral edema developing, or some retroorbital puffiness on the face. The face could be puffy. There would be fluid retention in the body. ascites develop हो सकती है। इसके अलावा जो है उन patients में जो है वो pedal edema आपको मिलता है। तो एडीमा क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि वही बात है कि सोडियम की एक्सक्रीशन नहीं हो रही फ्रॉम द बॉडी। एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम को कंटिन्यूसली बॉडी में रिटेन करता जा रहा है। ठीक है, और उस रिटेंशन की वजह से जिसमें हमें पता है कि ऑस्मोसिस को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोसिस की वजह से सोडियम जो है हमेशा वाटर को अपने साथ कैरी करता है। ठीक है, जो जहाँ भी सोडियम जो है बॉडी में ज्यादा रिटेन होगा, उसके साथ वाटर भी आता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। So due to that retention of sodium and water, you will see that there's a edema developing in the body due to reduced ability of the kidneys to excrete salt and water. ठीक है, because the later stages of CKD there would be anuria or there would be oliguria, because kidneys will not be able to formate the urine. ठीक है, and the next one was that how does the diabetes mellitus causes the development of CKD. ओके, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि डायबिटीज मेलाइटस जो है वो सीकेडी कैसे कॉज करती है। तो उसमें जो है ना वो इस तरह से होता है कि जब भी बॉडी में जो है वो डायबिटीज जो है, पेशेंट जो है ना उसको डायबिटीज है, उसकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट रहती है। ठीक है, इफ द पेशेंट इज नॉन कॉम्प्लाइंट टू मेडिकेशन, इफ द पेशेंट इज नॉट properly following the diet plan, or the patient is not doing anything about it, ठीक है, uncontrolled diabetes है with complications, so what happens, the patient is exposed to increased level of glucose in the body, which eventually leads to the formation of free radicals and formation of certain toxic metabolites in the body, and formation of excessive growth factors, which will lead to the state of inflammation in the body। ठीक है, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स रिलीज करती है, जिससे बॉडी डेवलप कर लेती है एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ना वो बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है। उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, द किडनी ट्यूब्यूल्स विल स्टार्ट गेटिंग डैमेज्ड। वो प्रेजेंट कर सकते हैं वाया ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग।
ठीक है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि जो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पहले बहुत ज्यादा परमेएबल थी टू सॉल्यूट्स, वो अब वॉल थिकनिंग की वजह से वो जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस था वो इम्पेयर्ड हो गया डायबिटीज में। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो जब वो थिकनिंग की वजह से वो इम्पेयर्ड हो गया ना, तो उसमें क्या होता है कि किडनीज जो है वो इवेंचुअली उनमें ट्यूबुलर सेल्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इवेंचुअली लीडिंग टू फेलियर। One cause is that the other cause was glomerulosclerosis, that the glomerular capillaries will start getting sclerosed due to very high pressures or due to continuous exposure to the toxic metabolites. Okay, और due to the exposure of free radicals, तो वहाँ पे क्या होता है कि glomerulosclerosis शुरू हो जाती है। ठीक है, thickening of the glomerular basement membrane was there, glomerulonephritis could occur। तो ये दो तीन उसके जो है ना उसके जो कॉजेज होते हैं जो कि सीकेडी कॉज करते हैं बिकॉज ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, इट इज कॉल्ड डायबिटिक नेफ्रोपैथी विच स्टेट्स दैट इन द एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज द किडनी विल स्टार्ट गेटिंग फेल्ड। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज थे विच इवेंचुअली लेड्स टू द सीकेडी। Now, how would you diagnose the patient with a CKD on the basis of labs, on the basis of investigations? So you can confirm that by the impaired renal functions. You can confirm that by proteinuria। ठीक है, सबसे पहले आप यूरिन आरई करवाते हो पेशेंट में, जिसमें आपको प्रोटीन मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रोटीन जो है इट इज गेटिंग लीक्ड इनटू द यूरिन, so the kidneys are not properly functioning। ठीक है, their function has been impaired, and the more proteinuria we are getting in the urine, it indicates the state of kidney failure। ठीक है, और इसमें होता है कि जो अगर आपको फर्स्ट टाइम प्रोटीन यूरिया मिला है बॉडी में, तो आपने 3 मंथ्स के बाद वो इन्वेस्टिगेशन दोबारा करवानी होती है उसको असेस करने के लिए कि जो प्रोटीन यूरिया था ये सीकेडी था या AKI था। ठीक है, और अगर 3 मंथ्स बाद आप रिपीट करवाते हैं लैब लेवल्स, इफ यू गेट them by any chance, that if the same level of protein are found in the urine or more than the previous one, if you found the increased amount of protein in the urine after 3 months as well, then you can label it as CKD। ठीक है, द डायग्नोस्टिक टेस्ट वुड बी किडनी बायोप्सी। ठीक है, जिसके जरिए आप एग्जैक्ट इटियोलॉजी जो है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो CKD की। ठीक है, तो मोस्टली यूज होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और इज देयर इफ देयर इज सम अनएक्सप्लेन्ड tubular interstitial disease, you can also assess that। So this will also be these are all useful for the diagnosis of CKD। ठीक है, and the next step is management of CKD। So first the management of CKD, that if you diagnose a patient with CKD का आपको पता चल गया कि उसकी किडनीज फेल हो रही हैं, तो सबसे पहले तो आपने उसके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, उसकी डायबिटीज को कंट्रोल करना है, उसकी डायबिटीज के अकॉर्डिंग उसको काउंसल करना है कि उसका डायबिटिक कंट्रोल जितना अच्छा होगा उसकी किडनी जो है फंक्शन है वो इम्पेयर्ड होने से बच सकती हैं। ठीक है, there should be tight control of the diabetes, there should be tight control of blood pressure। Target range in the CKD is less than 130/80। ठीक है, this figure is also very important, that in CKD patients the target for a blood pressure is less than 130/80। All right, and for that you give the ACE inhibitors or the angiotensin receptor blockers। ठीक है, these both of these drugs are basically used to decrease the level of aldosterone in the body, and eventually they decrease the progression of the kidney damage। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये जो प्रेशर्स क्रिएट हो रहे थे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, जिससे बहुत ज़्यादा लोड बेसिकली पड़ रहा था ऑन द रीनल ट्यूब्यूल्स, वो कम हो जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोग्रेशन है प्रोटीन यूरिया की, वो जिस तरह फिल्ट्रेशन कम होती जाएगी ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, तो जो उस डैमेज्ड ग्लोमेरुलर कैपिलरी से जो प्रोटीन लीक होके यूरिन में आ रहा था वो कम होता जाएगा। ठीक है, और जितना प्रोटीन यूरिया आपका सेटल होगा, वो इंडिकेशन है कि आपने ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है वो रिपेयर होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब जो उनके डैमेज होने की वजह से जो प्रोटीन लीक हो रहा था इनटू द यूरिन वो बेहतर होना शुरू हो गया। ठीक है, so the more you control the level of glomerular filtration pressures in the kidney, the more you will be successful in decreasing the progression of proteinuria। All right,
Okay, so that's basically the first choice of antihypertensive in the patients with CKD, that should always prescribe them an ACE inhibitor or an angiotensin receptor blocker. Okay, that is a must in CKD patients. So uh, this is a brief explanation of management. The other causes, and regarding the other causes, like if the patient has been taking some nephrotoxic drug, that should be withdrawn firstly. ठीक है, अब मुझे उसको कम करना होगा. If the patient is having some पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज विच इज रिलेटेड टू द सीकेडी, तो आपने उसको ट्रीट करना है, आपने पेशेंट को एंटीकोएगुलेट करना है ताकि जो उसकी रीनल वेस्कुलेचर कंप्रेस हो रहा था बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस वो सेटल हो सके. ठीक है. The same goes for if the patient is having some polycystic kidney disease, so you have to treat that. If the patient is having some glomerulonephritis, which mostly responds to the corticosteroids, so you have to settle that. So you have to treat the cause, and the chronic damage which is being done to the kidneys will gets to a stable level. Okay, but it is irreversible loss. So the damage that is being done, that has been done, will not be reversed. Okay, but it will not progress further. So that's the benefit you will get from an effective management plan. Okay, so next are some key factors, key effects which are given. जिसमें उन्होंने स्टेट किया कि जो पेशेंट होते हैं डायलिसिस के और जो रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ग्रेटर देन 50% जो कॉज ऑफ डेथ होता है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है. ठीक है, बिकॉज द पेशेंट्स विद सीकेडी और विद किडनी इंजरी आर वेरी प्रोन टू डेवलप कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. ठीक है, either they are causing atherosclerosis, they are causing anemia, and anemia can also precipitate the cardiovascular event because of load on the myocardium. ठीक है, uremia can also precipitate that. So the complication, hyperkalemia, electrolyte imbalance, metabolic acidosis, these are all risk factors for developing cardiovascular disease. So the patient that has been on the dialysis or renal transplant has been done, but they are very prone, and the most common cause of death in these patients is cardiovascular disease. Second most common cause is infectious complications. ओके, तो ये पीडियाट्रिक डायलिसिस के पेशेंट्स में या ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में जो कॉज ऑफ डेथ है ना, वो सेकंड मोस्ट कॉमन वो सेप्सिस होता है. ठीक है, इनमें इनके दे आर वेरी प्रोन टू डेवलप इन्फेक्शंस. सो इन पेशेंट्स में हम क्या करते हैं कि हम कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क होता है ना उसको भी हमने कम करना होता है. कि अगर पेशेंट में जो कोलेस्ट्रॉल उसका जो है, जो उसकी लिपिड प्रोफाइल है वो डिरेंज है. ठीक है, अगर उसमें उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल एलिवेटेड है तो हमने इन पेशेंट्स को हमेशा स्टैटिन्स भी स्टार्ट करने होते हैं. ठीक है, ताकि हम जो उसकी इवेंचुअल कॉम्प्लिकेशन है कि उसको बचा सकें. ठीक है, जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए एस इनहिबिटर्स जो है वो भी इसीलिए यूज किए जाते हैं ताकि किडनी का प्रेशर जो है वो मेंटेन रह सके, ताकि जो हमें रिस्क था टू डेवलप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज उसको मिनिमाइज किया जा सके. ठीक है, इसी तरह से जो एनीमिया डेवलप हो जाता है इन द सीकेडी उसको मैनेज करते हैं. ठीक है, उसके लिए हम जो है वो या तो हम एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स देंगे, या हम जो है डायरेक्ट पेशेंट को एरिथ्रोपोइटिन भी देते हैं, या फिर हम अगर इनमें आयरन स्टोर्स जो है वो डिप्लीट हो चुके हैं और द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज लेस देन 10. ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम आयरन सप्लीमेंट्स तो देते ही हैं, और अगर उसका हीमोग्लोबिन लेवल स्टिल डिक्लाइन कर रहा है तो हम उनमें फिर एंटी एरिथ्रोपोइटिन या एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर दें ताकि उस एनीमिया को सेटल किया जा सके, ताकि एनीमिया ने जिन फैक्टर्स को प्रेसिपिटेट करना था वो उनको हम सेटल कर सकें. ठीक है, इसी तरह से जो सारा मेटाबॉलिज्म डिरेंज हो रहा था ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट पैराथायराइड हार्मोन, जिसकी रिजल्ट में बोन्स वीक हो रही थी, उसको आपने मैनेज करना होता है. हाइपरफॉस्फेटीनिया के लिए आप ओरल फॉस्फेट बाइंडर्स देते हो विच आर मोस्टली कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिविलामेड एंड लैंथेनम. ठीक है, ये सारे फॉस्फेट बाइंडर्स की एग्जांपल्स हैं. क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो एक्सेसिव फॉस्फेट होता है बॉडी में वो उसको बाइंड करते हैं और एक सॉल्युबल फॉर्म जनरेट कर देते हैं जो कि इजीली एक्सक्रीट हो जाती है फ्रॉम द किडनीज. इसी तरह से हम जो है विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म जो है वो भी हमें देनी पड़ती है. ठीक है, विच इज कैल्सीट्रायोल 125 डाई हाइड्रोक्सीकोलिक एसिड, तो वो भी इन पेशेंट्स में आपको कंटिन्यूसली देना पड़ता है, उसके लेवल्स मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि उसके रिस्पॉन्स में जो सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म और ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो रही थी उसके रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके. ठीक है,
और जिस तरह से अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस बॉडी में डेवलप हो गई है, अगर उसका सीरम बाइकार्बोनेट लेवल जो है वो एक्सक्रीड होने की वजह से लेस देन 22 हो गया है, तो उसको भी आपने सेटल करना होता है। आप उसमें जो है वो बाइकार्ब जो है उसके रिप्लेस करते हो, ठीक है, ताकि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की जो स्टेट थी उसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है। और साथ आपने ये इंश्योर करना होता है कि अगर पेशेंट जो है वो सीकेडी की स्टेट में है, तो आप जो भी ड्रग्स दे रहे हो, ठीक है, इफ दे आर नॉट इवन नेफ्रोटॉक्सिक, या जो माइल्डली नेफ्रोटॉक्सिक भी हैं, तो उनको आपने किडनीज की जीएफआर लेवल के अकॉर्डिंग उस उनकी डोज एडजस्ट करनी होती है। ठीक है। या आप कोई भी, मोस्टली एंटीबायोटिक्स में ये होता है कि जब भी आप कोई एंटीबायोटिक देते हो और पेशेंट सीकेडी का है, तो आपने एक दफा उसकी डोज को जरूर असेस करना होता है, दैट इफ इट्स नॉट नेफ्रोटॉक्सिक, इट्स नेफ्रोटॉक्सिक और नॉट। ठीक है। एंड इफ इट्स नेफ्रोटॉक्सिक, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर नेफ्रोटॉक्सिक, देन यू हैव टू एडजस्ट देयर डोज। ठीक है। उसमें डोज, जो डोज रेंज होती है वो जीएफआर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी होती है। ठीक है। तो जीएफआर जितना कम होता जाता है, आप डोज कम करते जाते हो। ओके। और जैसे ही पेशेंट का जीएफआर जो है वो लेस देन 30 हो जाए, 30 ml/min, से पहले भी डिस्कस किया था, तो पेशेंट को आप, यू हैव टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर डायलिसिस। ठीक है। You can anticipate at that moment that when GFR is less than 30, that now patient has a need. He could be in a state of dialysis at any time, or could be in a need for transplant at any time. So उसके लिए you have to create a fistula. ठीक है। With the help of a vascular surgeon, you have to create a fistula. So whenever patient develops the or precipitate the event of kidney failure, so you could immediately start dialysis. Or whenever a patient develops any complication which is refractory to the IV treatment, so you can go for the urgent dialysis. Okay. Okay, so this was all about the CKD. ठीक है। ये उसके मैनेजमेंट भी हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है कि एक तो उसमें एक तो हमने डायबिटीज और हाइपरटेंशन का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है। दूसरा ये कि जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस है उनको मैनेज करना होता है बेसिकली। इंसान कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है वो उसमें इंक्रीज होता है, तो उसके लिए आपने स्टैटिन्स और एस इनहिबिटर्स देने होते हैं। एनीमिया हो रहा होता है तो उसके लिए आपने आयरन सप्लीमेंट्स देने हैं। और अगर उससे भी कंट्रोल ना हो, देन यू विल गो फॉर एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स। यू विल मॉनिटर द लेवल ऑफ फॉस्फेट, उसके लिए फॉस्फेट बाइंडर्स देते हो। विटामिन डी के लिए कैल्सिट्रायोल देना होता है। ठीक है। इसी तरह से ताकि सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी को प्रिवेंट किया जा सके। एंड फॉर persistent metabolic acidosis, you will replace the bicarbonates in the body. And if even after the use of bicarbonates, patient is still in the state of metabolic acidosis, that's also an indication of dialysis. Okay. And you also have to prepare the patient for dialysis when the GFR falls down below the level of 30 ml/min. तो आपने उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज। आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया होगा अबाउट द होल सिचुएशन। इसमें से लास्ट में मैं ये आपको बता देती हूँ कि इसमें से कौन सी चीजें जो है ना मस्ट है टू रिमेम्बर। Okay, so firstly, the time duration, which is the duration of 3 months, that if the patient has persistent proteinuria or some structural damage, or the GFR is less than 60 ml/min in more than 3 months, ठीक है। तो वो 3 months की duration is important, less than 60 ml/min GFR is important। ठीक है। then जो causes है उसके वो भी important है, लेकिन इनको ये मोस्टली अंडरस्टूड होते हैं। इसमें आप एक दफ़ा उसका ओवरव्यू ले सकते हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखने वाली ना सीकेडी में, वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है। दैट्स अ मस्ट। ये कॉम्प्लिकेशंस आपको पता होनी चाहिए, इनके कॉजेज भी पता होने चाहिए कि हाइपरकिलीमिया क्यों हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों थी, सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म से क्या क्या हुआ था, एनीमिया की टाइप कौन सी है, और एनीमिया की रीजन क्या है। ठीक है। तो वो सारी आपको कॉजेज पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस आर मस्ट। ठीक है। यूरीमिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो है वो उसकी डेफिनेशन, उसका डायग्नोसिस और उसकी कॉम्प्लिकेशंस, ये आपको मस्ट आनी चाहिए। मैनेजमेंट में अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो मैनेजमेंट वुड बी वेरी इजी टू रिमेंबर कि उसमें आपने उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को सेटल करना है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीकेडी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क नाउ।
आप लोग मुझसे चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप लोग मुझे ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इशू हो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप एज वेल, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, या मैं आपसे कोई डायग्राम शेयर कर सकती हूँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए एंड दैट कुड हेल्प यू। ठीक है, तो अभी तक हम एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी इंजरी हम कर चुके हैं।